राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बेहद रोचक कहानी लेकर आया हूँ जो धोखे, प्रेम, विश्वासघात और अंत में सच्चाई की जीत के बारे में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और छल कपट कितना भी बड़ा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दुबौली नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में खदेरन नाम का एक सेठ अपने छोटे भाई के साथ रहता था। आज वह सेठ गरीबी में जी रहा था, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी उसके बाप दादा के समय में उसके घर की बड़ी रौनक थी। उस जमाने में उनका व्यापार खूब फलता फूलता था। गांव के भोले भाले लोग उन पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, क्योंकि वे कभी गांव से बाहर नहीं निकलते थे और उन्हें चीजों की असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। खदेरन जो भाव बताता वे मान लेते। पैसे नहीं होते तो अनाज दे देते, अनाज नहीं होता तो फसल पकने तक का समय मान लेते। खदेरन उधारी भी देता था। वह शहर से सामान खरीदता और गांव में दोगुनी कीमत पर बेचता। खदेरन एक ऑलराउंडर व्यापारी था। स्त्रियों के लिए आभूषण, कपड़े और श्रृंगार का सामान बेचता। पुरुषों के लिए वस्त्र, जूते, चप्पल रखता। साथ ही किराने का हर तरह का सामान मिलता। आटा, चावल, नमक, दाल, सब्जी, गुड़, चीनी, घी, मसाले और मेवे भी। फसल के मौसम में किसानों को बीज भी मुहैया कराता। उस जमाने में वह गांव का सबसे धनी व्यापारी था। जिसे जो चाहिए पहले ले जाओ, बाद में फसल आने पर अनाज दे देना, या जिसके पास पैसे हो वह पैसे दे दे। खदेरन के दो भाई थे, एक वह खुद और दूसरा करमचंद। करमचंद अक्सर शहर से माल लाया करता था और खदेरन उसे गांव की दुकान पर बेचता था। दुबौली में खदेरन की ही एकमात्र दुकान थी जहां सब कुछ मिलता था। आसपास के 8-10 गांवों के लोग भी उसकी दुकान पर आते थे। करमचंद हर दूसरे दिन शहर जाता और तीसरे दिन सामान लेकर लौटता। जब करमचंद शहर जाता और रात हो जाती तो वह हड़बड़ी नाम के एक सेठ के घर रुक जाता। हड़बड़ी का नाम उसके स्वभाव के अनुसार ही था। वह हर काम बिना सोचे समझे झटपट कर देता था। करमचंद और खदेरन दोनों भाइयों का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। वे धंधे में इतने मग्न हो गए थे कि विवाह की सुध ही नहीं थी। हालांकि करमचंद के मन में विवाह की इच्छा थी, लेकिन बड़े भाई के विवाह के बिना वह अपने विवाह के बारे में कैसे सोच सकता था। हड़बड़ी के घर जब करमचंद रुकता तो उसके घर में एक बेहद खूबसूरत जवान बेटी थी। बबीता नाम था उसका। भगवान ने मानो उसे बड़े आराम से तैयार किया था। उसका रूप देखकर कोई भी मोहित हो जाता। जब करमचंद सेठ के घर ठहरता तो बबीता ही खाना परोसती। हड़बड़ी की पत्नी कई बार पति को इशारा कर चुकी थी कि बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर दो। मगर हड़बड़ी को लगता कि अभी कोई जल्दी नहीं है। अभी तो कुछ साल पहले तक गोद में खेलती थी, बड़ी हो गई तो इसका मतलब यह तो नहीं कि सयानी हो गई। 2-4 साल बाद करेंगे विवाह। उधर करमचंद बबीता के रूप रंग पर मोहित हो चुका था। बबीता भी करमचंद से प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे आकर्षण बढ़ा और दोनों की आंखें चार हो गईं। अब रात को घर के पिछवाड़े मिलने भी लगे थे। इसकी भनक हड़बड़ी की पत्नी को लग गई। वह पति पर दबाव बनाने लगी कि बेटी का विवाह इसी साल कर दो। अगर कोई लड़का नहीं मिलता तो करमचंद से ही कर दो। करमचंद कोई बुरा लड़का तो नहीं है। हड़बड़ी बोला, अरे भाग्यवान, हम शहर में रहते हैं और करमचंद गांव में। सबसे बड़ी समस्या यह है कि करमचंद के बड़े भाई का अभी विवाह नहीं हुआ है। पत्नी बोली, तो उसके बड़े भाई खदेरन से ही कर दो। हड़बड़ी बोला, भाग्यवान, हमारी बेटी किसी गांव में ब्याही गई तो उसे बड़ी तकलीफ होगी। गांव में इतनी परेशानी है कि गांव के लोग कभी सुखी नहीं रह पाते। हम बेटी का विवाह शहर में ही करेंगे। स्त्री बोली, आप मेरी बात को हल्के में मत लो। बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे कह नहीं सकती, सुनकर आप परेशान हो जाओगे। सेठ हड़बड़ी बोला, भाग्यवान, तुम स्त्री हो, घर में अकेली पड़ी रहती हो, कोई काम धाम नहीं है, तो मन में कभी मेरे प्रति तो कभी बेटी के प्रति बुरे ख्याल आते रहते हैं। खाली समय में फालतू सोचने की बजाय भगवान का भजन किया करो, मन शांत रहेगा। स्त्री समझ गई कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन नासमझ पति से हर बात का प्रमाण चाहिए। उसे किसी पर विश्वास ही नहीं होता। उसने उस समय कोई बहस नहीं की। सोचा कि सीधे प्रमाण पेश करूंगी, तब सेठ की जमीन पैरों तले से निकल जाएगी और तब उसे होश आएगा कि बेटी का विवाह करना कितना जरूरी है।
सेठानी को पता था कि आज शाम तक करमचंद आने वाला है और वह अब पहले से कहीं ज्यादा जल्दी जल्दी आने लगा है। पहले तो खाली हाथ आता था, मगर अब अच्छी मिठाई और फल लेकर आता है और वह सब मुझे न देकर बबीता के हाथ में दे देता है। बबीता भी नजरें गड़ाए उसके आने का इंतजार करती रहती है। शाम को सचमुच करमचंद आ गया। इस बार वह बहुत सारी मिठाई और मेवे लेकर आया था। सेठानी उसके सामने खड़ी थी, मगर उसे अनदेखा कर करमचंद घर के अंदर चला गया। बबीता उसे देखते ही चहक उठी और मिठाई मेवे उसके हाथ से ले लिए। सेठानी चाहती थी कि अब बेटी को इसके लिए टोके, समझाए कि घर में बड़ों के रहते छोटे किसी से उपहार नहीं लिया करते और कुमारी लड़कियों को तो कभी किसी से कुछ भी उपहार में नहीं लेना चाहिए। कोई भी यदि किसी को अकारण उपहार देता है तो उसका कुछ मकसद होता है। उपहार कोई प्रसाद नहीं है कि जिसे चाहो निस्वार्थ भाव से बांट दो। उपहार देने वाला यदि कुंवारी लड़की को उपहार लाकर देता है और वह हंस कर स्वीकार करती है तो उस आदमी का मकसद ठीक नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि बदमाश लड़के भोली भाली लड़कियों को पहले महंगे उपहार देकर अपना दोस्त बनाते हैं। वे धीरे धीरे उपहार के भार तले दब जाती है और उस बदमाश से दिल लगा बैठती है। वह बदमाश उपहार के सहारे उससे गलत संबंध बना लेता है और वह चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि उपहार के बोझ तले उसका मुंह बंद रहता है। सेठानी समझ गई थी कि करमचंद कोई निस्वार्थ भाव से यह सब नहीं कर रहा। वह रात को घर के पिछवाड़े चला जाता है और उसी समय बबीता भी पिछवाड़े जाती है। सेठानी ने उन्हें गलत अवस्था में एक बार देख भी लिया था। आज वह पति को भी आंखों देखी दिखाना चाहती थी। रात होने पर सेठ खाना खाकर सो गया। बबीता भी अपने कमरे में सो गई। बाहर के बैठक में करमचंद सो रहा था, मगर हड़बड़ी सेठ की पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। वह आज सेठ को दिव्य दर्शन कराना चाहती थी। उधर बबीता भी आज पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा सावधान थी। उसे आभास हो रहा था कि मां जाग रही है। करमचंद भी लेटे लेटे करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में भी नींद नहीं थी। आधी रात होने पर बबीता उठकर घर से निकली और घर के पिछवाड़े चली गई। पुराने जमाने में आज की तरह घर के अंदर गुसलखाना नहीं हुआ करता था। इसके लिए घर के पीछे लोग चार दीवारी देकर अलग से व्यवस्था बना देते थे। उसी में गुसलखाना बना होता था। रात के समय भी स्त्रियों का घर के पीछे जाना सामान्य बात थी। घर के पुरुष भी रात में उसी गुसलखाने का उपयोग करते थे, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। मगर एक साथ बबीता और करमचंद का जाना असामान्य बात थी। दोनों उठकर जब घर के पिछवाड़े चले गए तो सेठानी ने सेठ को जगाया और बोली, घोड़े बेचकर सोए हुए हो और बेटी घर के पिछवाड़े आपकी नाक कटा रही है, जाकर देख लो। सेठ हड़बड़ाकर उठा और भागता हुआ घर के पीछे गया। वह पीछे का नजारा नहीं देख सका। हालांकि किसी के आने की आहट सुनकर दोनों सावधान हो गए थे। सेठ गुस्से में घर के अंदर आया। तभी मौका देखकर करमचंद अपनी जगह पर आकर सो गया। हालांकि सेठ नहीं देख पाया था कि बेटी के साथ दूसरा कौन था। वह अपनी पत्नी से बोला, मैं आज बेटी को बहुत मारूंगा। जी तो करता है कि उसे तलवार से कई टुकड़े कर डालूं। पत्नी बोली, आप यदि उसे मार पीट दिए तो इस बात की खबर पड़ोस के लोगों को लग जाएगी। पीटने पर चीखेगी, चिल्लाएगी। पड़ोसी सुनेंगे कि आधी रात में सेठ की बेटी की पिटाई हो रही है। जवान बेटी को क्यों पीट रहे हैं, ये सवाल उठेगा। अब इस बात को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ोसी किसी भी हाल में बेटी का विवाह नहीं होने देंगे, और यदि इसे मार देते हो तो तुम जेल चले जाओगे। फांसी भी हो सकती है, क्योंकि किसी की हत्या और कुकर्म कितना भी छुपाओ, कभी छुपता नहीं। आप मेरा कहना मानो, बबीता का विवाह कल करमचंद से कर डालो। हड़बड़ी सेठ बोला, इसके लिए खदेरन से बात करनी पड़ेगी। और करमचंद से क्यों, हम खदेरन से ही इसका विवाह कर देते हैं। सेठानी बोली, आप बात समझते नहीं हो। बबीता का विवाह करमचंद से करना ठीक रहेगा। सेठ बोला, क्या ठीक रहेगा या क्या नहीं रहेगा, इस पर अब विचार नहीं करना है। अब हमारे पास खोटा सिक्का है तो उसे सिर्फ चलाने का प्रयास करना है। वह सिक्का कौन ले जाता है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेठानी बोली, लेकिन आप मेरी बात तो सुनो। सेठ बोला, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, और तुम तो मुझसे बात मत करो। मोटी भैंस कहीं की, मैं दिन भर काम में लगा रहता हूँ। मुझे ठीक से भोजन करने की फुर्सत नहीं मिलती, और तुम दिन भर घर में बैठकर बादाम खाती हो। एक बेटी को नहीं संभाल पाई हो।
वह अब इतनी बिगड़ गई है कि उसके कदम बहक गए हैं। अब तुम मेरे मामले में जुबान नहीं खोलोगी, वरना जुबान खींचकर हाथ में रख दूंगा। सेठानी सेठ को बहुत गुस्से में देखकर चुप रहने में ही भलाई समझी। सेठ दूसरे दिन करमचंद से बोला, तुम घर पहुंचते ही खदेरन को भेज देना, मुझे उससे शादी को लेकर कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर करमचंद के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे लगा कि सेठ को पता चल गया है कि मैं बबीता से प्यार करता हूँ। शायद बबीता ने यह बात खुलकर अपने माता पिता से बता दी है, इसीलिए सेठ मेरे भाई को बुलाया है। सेठ मेरे भाई से बात करके मेरा विवाह करा देगा। वह इतना खुश था कि उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वह बाजार से जल्दी जल्दी आधा अधूरा सामान खरीद कर ही अपने गांव दुबोली के लिए निकल गया। उसने खदेरन से बताया, आपको बहुत जरूरी काम से हड़बड़ी सेठ ने बुलाया है। आप यदि आज जा सको तो आज ही चले जाओ, या फिर कल सुबह जरूर चले जाओ। खदेरन बोला, ठीक है, मैं कल सुबह चला जाऊंगा, मगर तुम पहले सामान दिखाओ, क्या क्या खरीद कर लाए हो। कई लोगों को मैंने चादर के लिए बुलाया है, वे आ जाएंगे। करमचंद तो चादर की दुकान पर गया ही नहीं था तो नहीं खरीदा था, मगर खदेरन से झूठ बोल गया। बाजार में अभी चादर मिली ही नहीं। आप जाओ और चादर साथ लेकर लौटना, और हड़बड़ी सेठ से समझ लेना कि क्यों बुलाए हैं। खदेरन दूसरे दिन हड़बड़ी सेठ के पास पहुंच गया। हड़बड़ी सेठ बहुत खुश हुआ और खदेरन से बोला, हम लोगों की जिंदगी बहुत व्यस्तता में बीतती है। हम अपनी जिंदगी पर भी ध्यान नहीं देते कि सबसे पहले हमारी अपनी खुशी है। खुश रहने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ता है, और स्वास्थ्य तभी ठीक रह सकता है जब समय पर भोजन मिले, और भोजन भी तभी मिलेगा जब घर में पत्नी हो। मैंने सुन रखा है कि तुम दोनों भाई घर में अकेले रहते हो, जबकि तुम्हारा कारोबार बहुत बड़ा है। तुम्हें कारोबार संभालते हुए अपने लिए भोजन भी बनाना पड़ता है। खदेरन बोला, नहीं, हम खुद से भोजन नहीं बनाते, बल्कि पड़ोस की एक काकी भोजन बनाती है। बदले में हम उसे भोजन, कपड़ा और कुछ पैसे दे देते हैं। हड़बड़ी बोला, देखो, दूसरा कोई कितना भी अच्छा से खाना बनाए खिलाए, मगर आदमी के शरीर को नहीं लगता, क्योंकि उसमें प्यार घुला हुआ नहीं रहता। जबकि पत्नी के हाथ का रूखा सूखा खाना में भी इतना प्यार होता है कि खाने के बाद आदमी अति प्रसन्न रहता है। खदेरन बोला, सेठ जी, हमारे पास विवाह करने की फुर्सत कहाँ है। हड़बड़ी बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम सेठों के पास फुर्सत कहाँ है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम विवाह ही न करें। जरा सोचो, ये धन किसके लिए कमा रहे हो, जबकि घर में कोई खाने वाला ही ना हो। घर में पत्नी हो, फिर बच्चे हो, तभी तो धन का सदुपयोग है। जब बच्चे नहीं रहेंगे तो सेठ बनने से अच्छा है साधु बन जाओ, फकीर बन जाओ। खदेरन बोला, सेठ जी, आखिर हम करें क्या। कोई विवाह के लिए आए भी तो कोई लड़की वाला आएगा, हमसे बात चलाएगा, तब तो हम विवाह पर चर्चा करेंगे, समय निकालने की कोशिश करेंगे। हड़बड़ी बोला, तुम पहले मन से तैयार हो जाओ, तब तो हम बात करें। खदेरन बोला, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कोई आज कह दे तो आज विवाह कर लो। हड़बड़ी बोला, तुम्हें आज ही विवाह करा देता हूँ। बात की बात ही छोड़ो, बात के लिए किसके पास फुर्सत है। मैं तुम्हारे लिए अब कहाँ लड़की खोजने जाऊं। अपने घर में भी एक बेटी है, उसी का विवाह तुम्हारे साथ कर देता हो, तुम उसे ले जाओ। खदेरन बोला, लेकिन सेठ जी, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, आप 2-4 दिन का मोहलत दो। हड़बड़ी सेठ बोला, खदेरन, तुम अब अपनी बात से पलटी मत मारो। अभी अभी बोले हो कि अभी विवाह कर लूंगा, और जब मैं जुगाड़ बना दिया तो आनाकानी मत करो। खदेरन बोला, ठीक है सेठ जी, आप जैसा उचित समझो वही करो। आप मेरे पिता के समान हो, आप मेरे लिए कोई गलत निर्णय तो नहीं लोगे। सेठ तुरंत घर के अंदर गया और पत्नी से बोला, 2 मिनट में बबीता को शादी के लिए तैयार करो, मैं अभी पंडित जी को लेकर आता हूँ। सेठानी बोली, लेकिन आप मेरी कुछ बात तो सुनो, आप किससे बबीता का विवाह करा रहे हो, मैं ये तो जान लूँ। सेठ बोला, इस पर कोई बात नहीं करेगा। यदि मैं बबीता का विवाह एक गद्दे से करा दूँ तो उसे गद्दे के साथ जाना होगा, और तुम अब जरा भी चटर पटर की तो तलवार से गर्दन काट दूंगा। पत्नी बोली, लेकिन बबीता कुछ कहना चाह रही है। सेठ बोला, खबरदार, जो माँ बेटी ने एक शब्द के लिए मुंह खोला, दोनों को आज मार डालूंगा। सेठ के तेवर देखकर सेठानी और उसकी बेटी दोनों डर गईं कि आज सेठ वही करेगा जो उसके मन में आएगा। सेठानी बेटी से बोली, मैं जानती हूं तो करमचंद को पसंद करती है, मगर अब बात बिगड़ गई है।
इसे अब तुम्हें खुद संभालना होगा। अच्छी बात यह है कि तू करमचंद के घर में जा रही है। तुम अपने मन की बात खदेरन से बता देना। अगर उसे अपने भाई से प्यार होगा तो तुम्हें उसके हवाले कर देगा, अगर नहीं किया तो जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना। सेठ ने बिना देर किए बबीता का विवाह खदेरन से करा दिया। खदेरन बहुत खुश होकर पत्नी को साथ लेकर घर के लिए चल पड़ा। उधर करमचंद खुश था कि भाई मेरा विवाह तय करके वापस आएगा तो जल्दी ही मेरा विवाह हो जाएगा। मगर जब करमचंद ने देखा कि भाई अपने लिए पत्नी लेकर आ गया है तो उसे शक हुआ। लड़की घूंघट में थी तो पहचान नहीं सका, मगर उसके शक की सुई बबीता पर ही घूम रही थी कि कहीं वही तो नहीं है। उसकी चाल, उसके शरीर की बनावट बबीता जैसी ही है। वह किसी तरह एक बार भाभी का चेहरा देख लेना चाहता था, मगर वह अपने को पूरी तरह घूंघट में छुपाए बैठी थी। वह भाभी को उस दिन नहीं देख सका। रात आई तो खदेरन अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में चला गया। बबीता ने सोचा कि अब मुझे सच सच बता देना चाहिए कि मैं आपके भाई करमचंद से प्यार करती हूँ, और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में है। वह खदेरन से बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। खदेरन बोला, अभी ठीक से घर में कदम नहीं रखा है। कहने लगी, अभी तुम्हें 1 माह तक कुछ नहीं कहना है। जो कुछ कहना होगा 1 माह बाद कहोगी। उससे पहले मैं कोई बात तुम्हारे मुख से नहीं सुन सकता। बबीता चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी और खदेरन के साथ रहने लगी। 2 दिन बाद ही करमचंद ने देख लिया कि यह तो बबीता है, यह तो मुझे धोखा दे गई है। वह भाई की दुकान जाते ही बबीता पर उबल पड़ा। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे गन्ने की तरह चूसने के बाद फिर भाई को चूसने के लिए आ गई हो। तुम जैसी स्त्री किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती। बबीता बोली, शांत रहो, यह सब मजबूरी में हो गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भूल गई हो। तुम अब भी मेरे दिल में हो। मैं वही प्यार तुम्हें दूंगी जो शुरू से देती आई हो। मुझे खदेरन से कोई प्यार नहीं है, मगर अब क्या करो जब पिता ने जबरदस्ती उसके साथ मेरा विवाह कर दिया है। तुम खुद अपने भाई से बात करो कि वह मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। करमचंद बोला, नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। तुम उसके साथ ही रहो, बस कभी कभी मेरे पर भी ध्यान दे दिया करो। मेरे लिए यही अब काफ़ी है। दोनों अब गुपचुप तरीके से मिल लिया करते थे। इस तरह 1 माह गुजर गया। एक दिन खदेरन ने पूछ लिया, जब तुम आई थी तब मुझसे कुछ कहना चाहती थी, अब तुम कह सकती हो क्या कहना है। तब बबीता बोली, अब समय निकल जाने के बाद कोई बात कहने का मतलब नहीं रह जाता। अब समय 1 माह बीत चुका है, अब मौसम बदल चुका है। आने वाले समय में आप मेरे मन की बात खुद समझने लगोगे। इस तरह समय गुजरा और 3-4 महीने बीत गए। खदेरन अपने काम में व्यस्त हो गया। तभी उसे पता चला कि उसके घर औलाद आने वाली है। वह करमचंद से बोला, देखो, मैं काम में काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, तुम अब भाभी पर विशेष ध्यान दिया करो। उसके खान पान पर ध्यान दो। हो सके तो खुद खाना बनाओ या फिर पड़ोस वाली काकी को बोल दो। करमचंद बोला, अरे अब काकी यहाँ कहाँ है? वह जब से हमारे यहाँ से काम से हटी है, पता नहीं किसके यहाँ चली गई है। वह खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो उसके लिए काम की कोई कमी तो है नहीं। हमें उसे भाभी के आने के बाद भी नहीं हटाना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगा। करमचंद बबीता का ख्याल रखने लगा। इस तरह 7 माह गुजर गए। सेठ खदेरन के घर एक पुत्र का जन्म हो गया। 7 माह में बच्चा यह देखकर खदेरन को बड़ी हैरानी हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसे पहली बार अपनी पत्नी पर शक हुआ। उसे शक करमचंद पर भी हुआ, मगर सोचा कि नहीं, करमचंद की गलती नहीं है। यह तो 3-4 माह से मेरे कहने पर पत्नी की सेवा कर रहा है। वह अपने मन की बात दाई से पूछ लिया, बहन, ये बताओ कि मेरे बेटे का जन्म सही समय पर हुआ है ना? तब दाई बोली, हाँ खदेरन सेठ, बच्चा पूरे 9 महीने बाद यानी अपने समय पर जन्म लिया है। वह स्वस्थ है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 माह तक पत्नी से कोई काम मत लेना, जच्चा बच्चा का विशेष ध्यान रखना, और सब बातें मैंने करमचंद को समझा दिया है। बहुत अच्छा तुम्हारा भाई है, एक स्त्री की तरह भाभी का ध्यान रखता है। सेठ को दाई की बात सुनकर पूरा विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी बदचलन है। उसे याद आया कि जरूर स्त्री में कमी थी, तभी तो 1 घंटे में हड़बड़ी ने मेरा विवाह इस दुष्टा से करा दिया था। अब इस बात की खबर आसपास के लोगों को होगी
कि 7 माह में ही सेठ की पत्नी ने पुत्र को जन्म दे दिया है, तो मेरी तो नाक कट जाएगी। अब इस बात को छुपाऊं कैसे? वह काफी गुस्से में था। मौका देखकर पत्नी के पास गया और पूछ लिया, ये बच्चा कितने दिन में पैदा हुआ है? स्त्री बोली, ये मुझे क्या पता, तुम हिसाब किताब करते हो सेठ, तुम हो, तुम खुद जोड़ कर देख लो। तब सेठ बोला, मैंने हिसाब बैठा लिया है। तुम्हारे घर में आने के बाद पूरे 7 महीने 3 दिन बाद पुत्र का जन्म हुआ है, जबकि इंसान का या गाय का बच्चा 9 माह के बाद दुनिया में आता है। स्त्री बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, ये बताओ। अरे बच्चा 7 में आए या 5 महीने में आए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम खुद समझो कि ऐसा क्यों हुआ। शायद तुम्हारी खानदान में ऐसा ही होता आया है। खदेरन बोला, अब तुम बहुत दूर तक मत जाओ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसे ही बताओ। स्त्री बोली, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझसे बहस मत करो। खदेरन ने भी कोई बहस नहीं की। वह अपनी दुकान में चला गया, मगर उसके मन में यह शंका बनी रही कि स्त्री मुझे धोखा दे रही है। उसका मन स्त्री से काफी उचट गया। अब कभी कभी ही घर जाता था। भोजन भी दुकान पर ही मनवा लेता और रात के समय दुकान में ही सो जाता। घर पर करमचंद ही रहता। खदेरन सोचता कि स्त्री उससे पूछेगी कि घर क्यों नहीं आते हो, परंतु 6 माह गुजर गया। स्त्री ने एक बार भी नहीं पूछा कि कहाँ रहते हो, घर क्यों नहीं आते। एक दिन अचानक से दोपहर में करमचंद घर में भोजन करने गया। खदेरन के मन में आया कि चलकर देखे कि करमचंद क्या कर रहा है। पत्नी का व्यवहार करमचंद से कैसा है, कहीं पत्नी से उसके संबंध तो नहीं। वह शंका बस उठकर घर आ गया। उधर करमचंद और बबीता बेफिक्र थे कि खदेरन अब हम दोनों से दूरी बना चुका है, उसका ध्यान अब सिर्फ अपने धंधे पर है। तो दोनों रोज प्रेम प्यार में लगे रहते थे। आज भी दोनों लगे हुए थे कि खदेरन घर में प्रवेश किया और उसकी निगाह दोनों पर चली गई। दोनों ही गलत अवस्था में थे। यह देखकर खदेरन भड़क गया और करमचंद को पीटने लगा। करमचंद को पीटता देखकर बबीता खदेरन से बोली, खबरदार जो करमचंद पर हाथ लगाया तो मैं डंडे से मारकर तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगी। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर खदेरन पत्नी को पीटने के लिए बढ़ा तो करमचंद बोला, भूल से भी हाथ मत उठाना, वरना हाथ तोड़ डालूंगा। आप मुझे जितना चाहो पीट लो, मैं सह जाऊंगा, परंतु मैं इस स्त्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। खदेरन बोला, यह हमारी पत्नी है, इसे मैं पीटूं या मारूं, तुम कौन होती हो बोलने वाले। करमचंद बोला, ये आपके विवाह से भी पहले से मेरी पत्नी है और यह बच्चा भी मेरा है। अब तुम हम दोनों से दूर ही रहो तो अच्छा है। खदेरन बोला, जब तुम इस स्त्री से संबंध में थे तो मुझसे बताया क्यों नहीं। करमचंद बोला, मैंने अपने विवाह की बात चलाने आपको हड़बड़ी के पास भेजा था, परंतु आप तो खुद विवाह करा गए। खदेरन बोला, तो इस स्त्री को तो बताना चाहिए था। तब बबीता बोली, बता तो रही थी तो तुमने कहा कि 1 महीना बोलना ही नहीं है। अब 1 माह बाद हमारे पास बोलने लायक क्या बचा था। खदेरन बोला, इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। मुझे पहले से शंका थी कि यह बच्चा हमारा नहीं है। हमारी शंका सही निकली। अब मैं क्या कर सकता हूँ। तुम दोनों के मौन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे अब खुद से शर्म आ रही है। देखो, अब अपने घर की इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है। तुम दोनों अब साथ रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कभी अब दोनों के बीच नहीं आऊँगा, मगर तुम दोनों को भी एक काम करना होगा कि किसी को यह खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। सबके सामने तो तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना ही होगा। बाकी घर के अंदर तुम पति पत्नी हो, ये मैं स्वीकार करता हूँ। इस बात पर करमचंद और बबीता को कोई ऐतराज नहीं था। वे भी नहीं चाहते थे कि घर से बाहर ये बात जाए, उनकी बदनामी हो। अब तो दोनों को हरी झंडी मिल गई थी तो दोनों साथ रहने लगे। खदेरन अब दुकान में ही रह जाता, खाना भी उसे दुकान में ही मिल जाता। इस तरह दिन गुजरने लगे। खदेरन ने बेटे का नाम चतुरी रखा। चतुरी अब धीरे धीरे 10 साल का हो चुका था। वह अब खदेरन के साथ दुकान में भी बैठने लगा था, मगर अब दुकान की रौनक पहले वाली नहीं रह गई थी। लोग धीरे धीरे खदेरन की दुकान पर आना कम कर दिए थे। कारण था कि अब दूसरे गांव वालों के गांव में कई दुकानें खुल गई थी। उन्हें बहुत सस्ते में सामान अपने गांव में मिल जा रहा था, तो दूसरे गांव में कौन आए। और फिर दुबोली में 4-5 और दुकानें खुल चुकी थी। बहुत मुश्किल से कोई 1-2 आदमी ही दिन भर में आ पाता था। इस बात को लेकर खदेरन को काफी चिंता थी।
वह जानता था कि अब उसके शरीर के अलावा इस घर में कुछ नहीं है। पत्नी अब उसकी नहीं है, बेटा उसका अपना नहीं है, मगर धन की चिंता उसे खाई जा रही थी। एक दिन दुकान से उठकर घर पहुंच गया और भाई से बोला, तुम इस तरह घर में पड़े रहे तो घर का धन कितने दिन चलेगा? अब हम घर में पीछे का संचित धन ही खा रहे हैं। अब हमारे पास पाने को कुछ नहीं है, सिर्फ खोना ही खोना है। घर में एक बेटा है तो उसका ख्याल करो, उसके लिए कुछ कमाओ। तुम देख रहे हो दुकान अब चल नहीं रही। कोई बहुत मुश्किल से दुकान में आ पाता है, उससे इतना भी नहीं हो पाता कि मैं खुद एक कप चाय पी सकूं। अब इसके लिए एकमात्र उपाय है कि तुम अनाज का व्यापार शुरू कर दो। गांव गांव भ्रमण करो, अनाज खरीदो और उसे शहर ले जाकर बेचो। शहर में कोई दिक्कत नहीं है, अनाज महंगे दाम में बिक जाएगा। करमचंद को भाई की बात अच्छी लगी। वह 2-3 साल से इस बात को सोच रहा था, मगर पत्नी उसे कुछ सोचने से भी रोक दे रही थी। वह कह रही थी कि मुझे जल्द ही पिता का धन मिलने वाला है। उधर सेठ हड़बड़ी ने बुढ़ापे में अपना दूसरा विवाह कर लिया था। भगवान की कृपा से उसके घर 2 बच्चे भी आ गए थे, तो वह अब अपना धन बेटी को कहाँ देने वाला था। उस खबर को भी जब खदेरन ने करमचंद से बताया कि अब तुम ससुराल से धन की बात भूल जाओ, वहां से अब फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सेठ हड़बड़ी तो अपनी बेटी का मोह भी नहीं देखना चाहता, उसे अपनी बेटी की हर बात की खबर है। अब तुम्हारे पास एक यही रास्ता है कि खुद धंधे में लग जाओ। मैं साथ हूं। जब अनाज यहां तक ला दोगे तो मैं उसे शहर तक बेच दूंगा। करमचंद दूसरे दिन से गांव में अनाज खरीदने जाने लगा। उसने एक खच्चर खरीद लिया था। दूर दराज के गांव में बहुत सारा अनाज मिल जा रहा था, तो वह रोज कहीं न कहीं से एक खच्चर अनाज खरीद लाता। जब ज्यादा अनाज इकट्ठा हो जाता तो उसे खदेरन शहर ले जाकर बेचाता। इस तरह से रोजगार चल निकला, मगर यह धंधा एक सीजनल धंधा था जो 1-2 माह ही चल पाता था। उसे सिर्फ इतना ही फायदा हो पाता कि किसी तरह साल भर गुजारा हो सके। खदेरन को इस बात की चिंता दिन प्रतिदिन खाई जा रही थी। अब उसका बेटा चतुरी भी 18 साल का हो चुका था। वह भी अब अकेले अनाज खरीदने निकल जाता। उसने एक दिन खदेरन से बताया, इस संसार में धंधे की कोई कमी नहीं है। एक नहीं अनेक धंधे हैं। अनाज भी साल भर पैदा होता है। हम एक तरह के अनाज का व्यापार करते हैं तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते, मगर जब हम बहुत दूर के क्षेत्र में निकलते हैं तब पता चलता है कि हमारे राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी तरह तरह के अनाज पैदा होते हैं। हम दूर दराज से यदि व्यापार शुरू कर दें तो फिर हमारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। खदेरन बोला, बेटा अब तुमसे ही एक उम्मीद है। करमचंद शुरू से ही निकम्मा आदमी है, उससे कुछ होता जाता नहीं। तुम जोर शोर से काम में लग जाओ। जब बहुत सारा पैसा कमाओगे तो अच्छे घर में तुम्हारा विवाह हो पाएगा। आज दुनिया में लक्ष्मी का ही बोलबाला है। जिसके पास धन है तो वह राजकुमारी को भी ला सकता है, परियों को धन के बल पर नचा सकता है, मगर जिसके पास धन नहीं है उसे कोई गरीब भी बेटी नहीं देना चाहता। इसलिए अभी तुम खूब धन कमाओ। विवाह के विषय में कुछ मत सोचो। कहीं ऐसा अवसर आए भी तो उस पर ध्यान मत देना। जल्दबाजी और अपनी मर्जी के विवाह में सिर्फ धोखे मिलते हैं। चतुरी अपना खच्चर लेकर दूर दराज के गांव में निकल जाता और 3-4 दिन बाद बहुत सारा अनाज खरीद कर ले आता। एक दिन करमचंद पूछ बैठा, बेटा तुम ये अनाज कहाँ से लाते हो? हमारे राज्य में तो ये फसल होती ही नहीं है। तब चतुरी ने बताया, जोखनपुर राज्य में इस तरह की पैदावार बहुत अधिक संख्या में है। बस वहां जाने में देर है। वहां कोई अनाज का खरीदार नहीं है। तब करमचंद बोला, मैं एक बार उस राज्य में जाना चाहता हूं। तुम पता बताओ कि हमें कैसे जाना है। तब चतुरी ने उसे समझा दिया कि किस तरह जंगल पार करके पहाड़ी की तरफ जाओगे, वहां से आपको आगे का मार्ग मिल जाएगा। आप बेफिक्र होकर आगे चले जाना। वहां आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको जाने भर की देर है। अनाज इतना मिल जाएगा कि छकड़े में भी भरकर रोज लाओगे तब भी कभी कम नहीं पड़ेगा। करमचंद खच्चर लेकर चला गया। खदेरन को खुशी हुई कि अब भाई भी काम में लग गया है। करमचंद को गए हुए कोई 1 सप्ताह बीत गया, परंतु वह वापस नहीं आया तो खदेरन को चिंता हुई। वह बेटे से बोला, करमचंद को गए हुए 1 सप्ताह गुजर गया और वह नहीं आया है। तुमने उसे किस अनजान जगह पर भेज दिया है? तब चतुरी की मां बोली, तुम बाप बेटों की कोई चाल है?
तुम दोनों ने किसी साजिश के तहत करमचंद को किसी खतरनाक जगह भेज दिया है। चतुरी बोला, माँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि हम अपने सगे चाचा को गलत जगह भेज देंगे? स्त्री बोली, ये बूढ़े की चाल हो सकती है। ये हमेशा करमचंद से जलता रहता है, इसी ने तुम्हें भड़काया होगा। चतुरी बोला, तुम दोनों को बेमतलब लड़ना नहीं चाहिए। हम जल्दी ही चाचा को खोज लाएंगे। वैसे वह कोई बच्चा नहीं है जो गुम हो जाएंगे। मैं आज ही उनका पता लगाने जाता हूँ। चतुरी करमचंद का पता लगाने चल पड़ा। वह 3 दिन तक चलने के बाद उस बताए स्थान पर पहुंचा जिसके विषय में उसने खुद करमचंद को बताया था, मगर वहां पता करने पर उसे कुछ पता नहीं चला। किसी ने भी नहीं बताया कि कोई खच्चर वाला आदमी यहां तक आया था। तब चतुरी को बड़ी निराशा हुई। वह वहां से चलकर पहाड़ी के दौराहे पर आ गया। एक रास्ता पुनः जंगल के पास से होकर गुजरता था, तो चतुरी ने वही रास्ता पकड़ लिया। उसने सोचा कि चाचा इसी रास्ते से गए होंगे। चतुरी आगे बढ़ता गया। आगे जंगल के पास के गांव में उसे रात हो गई, तो वह ठहरने का स्थान खोजने लगा। पहले तो सोचा कि मैं कहीं भी किसी पेड़ की छांव में रात गुजार लूंगा, मगर ख्याल आया कि जंगल से सटा हुआ यह छोटा सा गांव है। यहाँ कोई जानवर रात में आ गया तो मुझे खा जाएगा। उसने कई लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में मेरे रहने लायक कोई जगह मिल जाएगी, मैं उसका खर्चा भी दे दूंगा। तो कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं हुआ। चतुरी भगवान का नाम लेकर एक पेड़ के चबूतरे पर सो गया। अभी वह सोया हुआ था कि वहां 2 नौजवान लड़कियां आ गईं और उससे बोली, क्यों मुसाफिर, क्यों अपनी जान देने पर तुले हुए हो? यहाँ रोज रात के पिछले प्रहर में एक राक्षस आता है और घर से बाहर के जीव जंतु, यहाँ तक कि मवेशी या मनुष्य को उठाकर ले जाता है। चतुरी बोला, देवियों, मैंने कई लोगों से अपने घर में शरण की मांग की, मगर मुझे कोई भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं हुआ। अब आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? तब लड़की बोली, तुम हमारे घर चलो, मगर मेरे घर ठहरने के बहुत पैसे लगेंगे। चतुरी बोला, देवियों, मेरे पास बहुत पैसे यहाँ नहीं है, बस थोड़े से पैसे हैं, सिर्फ 10 सोने के सिक्के। आप चाहो तो उसे ले सकती हो। लड़कियां बोली, पहले हमारे घर चलो, हम पहले सुरक्षित अपने को कर लें, फिर आगे की बात होगी। लड़कियां उसे लेकर अपने घर में चली गई। घर में जाने के बाद बड़ी बहन बोली, अरे ओ छोटी, ये मुसाफिर बहुत भूखा लग रहा है, इसे पहले भोजन कराओ। बड़ी बहन ने छोटी को कुछ इशारा किया तो वह हाँ में सिर हिला दी। इधर दोनों बातें करते रहे। तभी वह खाना लेकर आ गई। चतुरी ने उस खाने को पूरा खा लिया, मगर उसके शरीर में कोई समस्या नहीं आई। तो बड़ी बहन छोटी को एकांत में ले गई और बोली, तूने यह क्या बेवकूफ़ी कर दी? इसके भोजन में जहर नहीं मिलाया। छोटी बोली, तुम हर समय सिर्फ मरने मारने की बात करती हो, कभी दिमाग से भी काम कर लिया करो। अरे, इस नौजवान को मार देने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अक्ल से काम लो। यह कोई बड़ा सेठ है, इसके घर तक पैठ बनाओ, फिर हम इसके घर चलते हैं और इसका सारा धन लेकर चंपत हो जाते हैं। बड़ी बोली, अरे छोटी, तो इतनी सयानी हो गई है, मुझे आज पता चला है। चल, तेरी ही बात पक्की, हम इसके घर चलते हैं। वे पुनः युवक के पास आई और बोली, आप आराम करो, हम तो रात में कुछ काम करती हैं, हमें 1 को 2 करना है। तुम्हारे पास कुल कितने पैसे हैं? चतुरी बोला, देखो, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करके आपके घर में आया था कि आपको 10 सिक्के दे दूंगा, आप ये 10 सिक्के रख लीजिए। लड़की बोली, हाँ हाँ, दे दीजिए। लड़की ने 10 सिक्के लेने के बाद उसे एक थैली में डाला, फिर उसमें से 10 सिक्के निकालकर चतुरी को लौटा दिए और बोली, देखो, आपका सिक्का भी बच गया और मुझे सिक्का मिल भी गया। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। चतुरी बोला, मैं कुछ समझा नहीं। आपने किस तरह मेरे पैसे को 2 गुना कर दिया और एक हिस्सा अपने पास रखकर एक हिस्सा मुझे लौटा दिया। लड़की बोली, यही तो हमारे हाथ का कमाल है, किसी भी धन को 2 गुना कर देती हो। आपके पास यदि 10,000 सिक्के रहते तो मैं उसको भी 2 गुना कर देती, परंतु आपके पास तो सिर्फ 10 है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, आप आराम करो, हमें अपना काम करने दो। सुबह आपको भी तो कहीं जाना है और हमें भी कहीं जाना है। चतुरी बोला, देवी जी, आप बड़ी काम की हो, मेरे घर पर 10,000 सिक्के रखे हुए हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर चलकर उसे 2 गुना कर दो। लड़की बोली, ना बाबा ना, मैं भला क्यों आपके घर जाने लगी, मैं नहीं जा सकती। चतुरी बोला, यदि मैं अपना पैसा यहाँ लेकर आ जाऊँ तो?
लड़की बोली, तब तो ठीक है। तभी छोटी बहन बोली, क्या खाक ठीक है? अरे, हम इनके घर चलकर ही बना देते हैं। सेठ जी वहाँ और भी पैसे इकट्ठा करके दे सकते हैं। वहाँ हमें 4-5 दिन का काम मिल जाएगा। चतुरी तो यही चाहता था। उस लड़की की छोटी बहन भी चाहती थी कि यह नौजवान किसी भी तरह जाल में न फंसे। बहन की क्रूरता उसे पता थी। वह चतुरी को पसंद कर चुकी थी। उसका ख्याल था कि यह रास्ता बहुत बुरा है। दोनों बहनें सुबह में चतुरी के साथ उसके घर के लिए चल दी। पूरे 3 दिन बाद दोनों को लेकर वह अपने घर गया तो उसकी माँ ने देखा कि यह तो करमचंद को नहीं लाया है, बल्कि एक नहीं 2 औरतों को ले आया है। तो वह चतुरी पर बहुत नाराज हुई। तब चतुरी ने बताया, तुम झूठी परेशान हो। मैं चाचा की खोज में ही गया था, परंतु मुझे यह बड़ी काम की 2 लड़कियां मिल गई हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे साथ यहाँ तक आई है। ये दोनों किसी भी सिक्के को 2 गुना कर देती है। मुझे अपने घर में रखे सिक्के 2 गुना कराने हैं। उसके बाद मैं पुनः चाचा की खोज में जाऊंगा। वह माँ से बोला, माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम पिताजी के लिए तो कुछ नहीं करती, उनसे बात नहीं करती, परंतु चाचा पर विशेष ध्यान रखती हो। ऐसी क्या बात है? तब उसकी माँ बोली, बेटा, सच तो यह है कि वह तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि पिता है, और वही मेरे पति है। यह जो बूढ़ा है वह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मेरा पति है। हकीकत में अब यह मेरा कोई नहीं है। चतुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह इतना बड़ा हो गया मगर इस बात को जान नहीं सका था। वह बोला, माँ, चिंता मत करो। मैं अपने पिता को खोजने में सारा धन लगा दूंगा, परंतु खोज कर लाऊंगा। वह अब धन 2 गुना कराने में लग गया। उसमें से बड़ी लड़की बोली, आप मुझे धन दे दो, मैं कोई 4-5 घंटे में धन 2 गुना करके दे देती हूँ। वो सारा पैसा लेकर एक कमरे में बंद हो गई तथा बहन को बाहर ही बैठने को कहा। आधी रात होने पर उसने एक गठरी अपनी बहन को दी और बोली, इसे तुम घर से बाहर ले चलो और ये वाली गठरी यही उन लोगों के पास छोड़ दो। लड़की ने धन वाली गठरी को बाहर न रखकर घर में छुपा दी तथा नकली गठरी को लेकर घर से बाहर एक कुएं के पास खड़ी होकर इंतजार करने लगी। बड़ी बहन पीछे से वहां पहुंची और वह गठरी बहन से ले ली तथा बहन को वहीं कुएं में धकेल दिया और भाग गई। पानी में रात को छपाक की आवाज सुनकर कई लोग कुएं के पास गए तो उसमें एक लड़की को गिरे हुए देखा। वह कुएं में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। लोगों ने उसे बाहर निकाला। वहां चतुरी भी पहुंच गया था। उसने देखा कि यह तो उसके साथ वाली लड़की है। उसे लेकर घर आया, मगर घर में उसकी मां घबराई हुई थी क्योंकि घर में पैसे 2 गुना करने वाली लड़की नहीं थी। चतुरी उस लड़की पर नाराज हुआ, तुम्हारी बहन कहाँ गई? तब उस लड़की ने बताया, वह भाग गई। उसी ने मुझे मरने के लिए कुएं में गिरा दिया था। चतुरी रोने लगा, मेरा पैसा डूब गया, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। लड़की बोली, आप पहले अपने को संभालो। आपका पैसा कहीं नहीं गया है, वह आपके घर में है। यह अलग बात है कि 2 गुना नहीं हुआ है और कभी 2 गुना होना भी नहीं था। ये तो धन हड़पने की एक चाल थी, मगर सच तो यह है कि मैंने आपको पसंद कर लिया था। मैंने अपने घर में आपकी जान भी बचाई और आज आपका पैसा भी बचा लिया है। वह घर में छुपाया पैसा निकाल लाई और चतुरी को दे दिया। वह बोली, मैं आपके चाचा जी को भी बता सकती हूँ कि वह कहाँ है। बहन ने ही उन्हें ठगों की बस्ती में बेचा है। आप उनको बचाने के लिए राजा की मदद ले सकते हो। मैं आपके साथ हूँ। मैं राज दरबार आपके साथ चलूंगी। दोनों राजा के दरबार गए और राजा से ठगों की बस्ती के विषय में बताया। राजा को कब से उस बस्ती की तलाश थी। राजा ने सैनिक भेजकर सभी बस्ती वालों को पकड़वा लिया। वहां राज्य के सैकड़ों लोग गुलाम बनाए गए थे। उनमें करमचंद भी था, जो उन दुष्टों के चंगुल से छूटकर घर आ गया। राजा ने चतुरी और उस लड़की को 500 मोहरें इनाम में दी। राजा ने चतुरी को सलाह दी कि वह उस लड़की से विवाह कर ले। इस तरह वह ठग लड़की एक भली लड़की बनकर चतुरी के घर आ गई। सभी खुशी खुशी घर में रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी लंबा चले, एक दिन सामने आ ही जाता है। धोखे और छल कपट से बनाए रिश्ते कभी सुखी नहीं रह सकते। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सही मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और सुधार करता है, उसे भगवान भी माफ कर देता है। राधे राधे दोस्तों,
आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक धूर्त सरपंच की हरकतें पूरे गांव को परेशान किए हुए थी, लेकिन एक सीधे साधे किसान ने अपनी चतुराई से उसे सबक सिखा दिया। ये कहानी है साहस की, न्याय की और सच्चाई की जीत की। आइए कहानी शुरू करते हैं। 8वीं सदी के दौरान की बात है। उत्तर पूर्व के इलाके में काठर नाम का एक गांव था जो अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था। गांव के सभी किसान बड़े मेहनती और परिश्रमी थे। सभी मिलजुल कर रहते थे और अपने खेतों में लगे रहते थे। उसी गांव में एक नौजवान किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका नाम था हरप्रसाद। हरप्रसाद बड़ा मेहनती और चंचल स्वभाव का था। उसके पास संपत्ति के नाम पर बस एक कच्चा मकान था जो उसे पुरखों से विरासत में मिला था। खेत के नाम पर उसके पास एक धूल बराबर भी जमीन नहीं थी, क्योंकि गांव के सरपंच निवास ने धोखे से उसका खेत हड़प लिया था। निवास पूरे गांव में अपनी धूर्तता के लिए मशहूर था। देखने में तो वह बहुत सम्मानित व्यक्ति लगता था, लेकिन उसके कर्म एक नीच से भी गिरे हुए थे। पूरा दिन वह गांव में घूमता रहता और उत्पात मचाता रहता। उसके 2 चमचे भी थे जो हर काम में उसका साथ देते थे। निवास के घर में उसकी अंधी पत्नी और एक कामकाजी चरित्रहीन बहू रहती थी। उसका बेटा शहर में लोहा ढोने का काम करता था, लेकिन निवास पूरे गांव में डींगे हाँकता फिरता कि उसका बेटा शहर में बड़ा साहब है और इतना पैसा कमाता है कि गांव वालों ने जीवन भर में नहीं देखा होगा। एक दिन हरप्रसाद अपने खेत पर काम करने जा रहा था। रास्ते में उसे सरपंच निवास एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। निवास वहां बैठकर आने जाने वालों से बेमतलब की बातें करता रहता था। जब निवास की नजर हरप्रसाद पर पड़ी तो वह बोला, अरे बेटा हरिप्रसाद, क्या हालचाल है? सब कुशल मंगल है ना? बड़ी तेजी से भागे जा रहे हो, क्या भैंस भाग गई है क्या? निवास की बात सुनकर हरप्रसाद मन में सोचने लगा कि यह शैतान यहाँ बैठकर सबकी फिरकी लेने का इंतजार कर रहा है, लेकिन आज मैं इसकी फिरकी लूंगा। हरप्रसाद बोला, अरे काका निवास, आप यहाँ? अच्छा हुआ मुझे आप मिल गए, मैं तो आपको ही खोज रहा था। निवास तुरंत बोला, क्या बात है बेटा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हरप्रसाद बोला, अरे काका, दरअसल जब मैं रास्ते से आ रहा था तो कुएं पर बोलो की पत्नी दिखाई दी। वह अपनी निगाहों से चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थी। मैं समझ गया कि वह आपको ही तलाश रही है। आप यहाँ बैठे हो और उधर आपकी चेली बनते बनते हाथ से निकल जाएगी। निवास ने जब सुना कि बुलू वो उसे ढूंढ रही थी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कामी पुरुषों का दिल हर जगह लग जाता है और वे अपने कर्मों के कारण जीते जी नर्क का अनुभव करते हैं। निवास बिना कुछ कहे तेजी से कुएं की तरफ बढ़ गया। हरप्रसाद मन में विचार करने लगा कि यह तो गजब का ठरकी है। मैंने मजाक में बोल दिया, लेकिन यह शैतान सीरियस हो गया। आज तो इसकी धोती ढीली होने वाली है। खैर, मुझे क्या। हरप्रसाद अपने खेत की तरफ चल पड़ा और पहुंचकर पूरी मेहनत से फसल की बुवाई में लग गया। निवास तेजी से कुएं पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी थाली में पड़ा रसगुल्ला भी गायब हो जाता है। अब तो वापस जाना पड़ेगा। वह मायूस होकर वापस मुड़ा, लेकिन अचानक उसे सामने से बुलू की पत्नी आती दिखाई दी। निवास मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसे लड्डू मिल गया हो। निवास मन में सोचने लगा कि मैं भी कितना मूर्ख हूं, मुझ में सब्र नाम की चीज ही नहीं है। लगता है बुलू वो घर गई थी और अब मुझे देखकर पानी भरने के बहाने फिर से आ गई। कितना प्यार करती है मुझसे। बुलू की पत्नी कुएं के पास आकर अपने मटके में पानी भरने लगी। निवास मौका पाकर उसके करीब चला गया और बोला, मैं आ गया बुलूगो, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मैंने सुना है तुम बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। निवास की बात सुनकर बुलू की पत्नी का माथा सटका। वह बोली, अरे निवास काका, आपका दिमाग तो ठिकाने है ना? मैं भला आपका इंतजार क्यों करूंगी? मुझे आपसे कोई काम नहीं है। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। निवास बोला, अरे पगली, अब किससे डर रही हो? यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ हम 2 हैं। शर्माना छोड़ो और बताओ, हम कब मिलेंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? हमने प्यार किया है, चोरी तो नहीं की। बुलू की पत्नी जब यह सुनी तो उसका खून खौल गया। वह बोली, अरे निवास काका, आपका दिमाग तो ठीक है ना?
मैं भला आप जैसे सड़ेगले बुढ़े से प्यार क्यों करूंगी? मेरा हट्टा कट्टा नौजवान पति है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। आप रिश्ते में मेरे ससुर हैं और एक ससुर ऐसी बात करे, ये तो बिल्कुल गलत है। आप यहाँ से चले जाइए, आपकी भलाई इसी में है। निवास बोला, अच्छा तो तुम मुझसे शर्मा रही हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और जब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो शर्म कैसी? तुम बिल्कुल मत शर्माओ, जो कहना है खुलकर कह दो। मुझे सुनना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बुलो की पत्नी समझ गई कि आज यह बूढ़ा सच में सनक गया है। इसका ठरकपन अपनी सीमा से बाहर हो रहा है, इसे अब इसकी ही भाषा में समझाना होगा। वह बोली, काका आप ठीक कहते हो, मुझे सच में शर्म आती है, इसलिए कुछ नहीं कह पाती। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। निवास बोला, अब आई हो पहाड़ के नीचे, चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द मेरे नीचे भी आने वाली हो और मैं भी नीचे आऊँगा। चलो अब मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम आराम से अपने प्यार का इजहार करो। निवास ने अपनी आंखें बंद कर ली। बुलो की पत्नी ने अपना मटका उठाया और धड़ाम से निवास के सिर पर दे मारा। मटके की चोट से निवास कष्ट खाकर गिर गया। बुलो की पत्नी ने देखा कि निवास गिर गया है तो वह समझी कि वह मर गया और वहां से तेजी से भाग खड़ी हुई। निवास कष्ट खाए वहीं पड़ा रहा। संयोग से उसका एक चमचा मचकन गांव के भ्रमण पर निकला था। उसकी नजर अपने मालिक निवास पर पड़ी। वह तुरंत उसके मुंह पर नाली का पानी डालने लगा, क्योंकि कुएं में पानी तो था लेकिन निकालने के लिए बर्तन या रस्सी नहीं थी। मजबूरी में निवास के मुंह पर नाली का पानी डालना पड़ा। निवास को होश आया और उसने आंखें खोली। उसके सामने मचकन खड़ा था। निवास तुरंत उठकर बैठ गया। मचकन बोला, मालिक आप यहाँ कैसे, और अचानक आपको गश्त कैसे आ गया? आप तो सुबह गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे, फिर यहाँ कैसे पहुंचे? निवास बोला, अरे मचकन अब क्या बताऊं तुमसे। दरअसल मैं गांव के बाहर बैठा था, तभी हर प्रसाद आता दिखा। मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि काका आप यहाँ चौकीदारी में लगे रहिए, उधर आपकी चेली बुलूबो किसी और के साथ निकल जाएगी। और आगे यही हुआ कि बुलूबो ने अचानक मेरे सिर पर मटका दे मारा। चोट लगने के कारण मुझे गश्त आ गया। मचकन बोला, काका सब ठीक तो है, लेकिन आपकी चेली कैसी है जो आपका स्वागत मटके से करती है? अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया, वरना आप स्वर्ग सिधार जाते। निवास बोला, अरे उल्टा बोलता है तू, स्वर्ग सिधारे मेरे दुश्मन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक बुलूबो को क्या हुआ कि वह हमला करके भाग गई। मचकन मन में सोचने लगा कि यह शैतान निवास अब सठिया गया है, इसका दिमाग घास चरने गया है। भला ऐसी कौन सी स्त्री है जो 80 साल के बुढ़े से प्रेम करेगी? बड़ा मूर्ख आदमी है मेरा उस्ताद, इसका कुछ उपाय नहीं है, जहां जाता है पिटकर ही आता है। निवास बोला, मचकन यह सब बात छोड़ो, गांव के निरीक्षण में क्या पता चला? गांव में कुछ नया तो नहीं हो रहा? मुझे जल्दी बताओ, आज दिन भर घूमने के बाद तुमने क्या पता लगाया? मचकन बोला, मालिक सारी बातें खुले आसमान के नीचे नहीं की जाती, आप तो समझदार हैं। आप तुरंत घर चलिए, एक बहुत बढ़िया खबर लेकर आया हूं, अगर आप सुन लेंगे तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। निवास बोला, तो फिर देर किस बात की, हम अभी तुरंत घर चलते हैं। दोनों तेजी से घर पहुंचे। निवास बोला, हाँ तो भाई मचकन अब जल्दी बताओ क्या खबर लेकर आए हो जो घर में आना पड़ा? मचकन बोला, मालिक कल हमारे गांव में 2 शादियां तय होने वाली है। कल कई सालों बाद हमारे गांव में तिलक देखने वाले आ रहे हैं, और आपके रहते हुए सब इस गांव में शादी तय कर जाएं, यह आपकी मर्यादा के खिलाफ होगा। अब बताइए ये खबर सुनकर कैसा लगा? निवास बोला, अरे वाह रे मेरे लाल, क्या बढ़िया खबर लेकर आया है। मेरे दोनों कान 2 साल से तरस गए थे ऐसी खबर के लिए। मेरा मन कर रहा है कि इस खबर के बदले तुम्हें इनाम दे डालूं, लेकिन अभी फिलहाल मेरा दिमाग सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए इनाम अगले दिन दूंगा, उसके लिए तुम निश्चिंत रहो। मचकन मन में कुढ़ते हुए बोला, साला 2 साल से तेरे लिए काम कर रहा हो, लेकिन तू हमेशा इनाम के नाम पर घर में भोजन करा देता है। तेरी जेब से आज तक किसी के लिए 1 पैसा नहीं निकला, बड़ा आया मुझे इनाम देने वाला। निवास बोला, अरे मचकन कहाँ खो गए, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। मचकन बोला, अरे मालिक मैं यह सोच रहा था कि कल हम लोग कैसे योजना बनाए। निवास बोला,
अरे तुम इन सब बातों की चिंता छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूं बस वैसा करते जाओ। मचकन बोला, जी मालिक, आप आज्ञा करें। मेरे लिए क्या आदेश है? आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। निवास बोला, अरे शैतान मचकन, तुम्हें जान हाजिर नहीं करवानी है, बस मेरे बताए अनुसार काम करना है। तुम कल सुबह अपने साथ हमारे चमचे मोहन को लेकर गांव के बाहर ही रहना। मैं समय से वहां पहुंच जाऊंगा। जब तिलक देखने वाले गांव से वापस जाएंगे तो हम तीनों मिलकर तय शादी को तोड़ देंगे, समझे? मचकन बोला, मालिक, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कल समय से पहले ही गांव के बाहर वाले पेड़ के पास जाकर सुबह से ही डेरा जमा दूंगा। बस आप समय से आ जाना। मैं अब चलता हूं मालिक, मुझे मोहन के घर भी जाना है। निवास बोला, ठीक है मचकन, तुम जाओ, कल मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। मचकन वहां से चला गया। उधर हरप्रसाद अपने मन में सोच रहा था कि शैतान सरपंच निवास अब तक शिकायत लेकर क्यों नहीं आया। कहीं सच में बुलू की पत्नी ने उसे प्यार तो नहीं दे दिया? क्या भरोसा आजकल की औरतों का, वे कुछ भी कर सकती है। लेकिन बुलू की पत्नी तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। कुएं पर कुछ ना कुछ कांड तो जरूर हुआ होगा। खैर, कुछ भी हो, आज शाम को तो खबर मिल ही जाएगी। शाम को हरप्रसाद अपने खेत से सारा काम निपटाकर घर की तरफ चल पड़ा। जब वह गांव के बीच में पहुंचा तो पीछे से निवास ने आवाज लगाई, अरे बेटा हरप्रसाद, जरा ठहरो भाई, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। निवास की आवाज सुनकर हरप्रसाद वहीं ठहर गया। हरप्रसाद बोला, बताओ निवास काका, तुम्हारी जरूरी बात क्या है? निवास बोला, बेजा हरप्रसाद, आज सुबह तुम्हारे बताए अनुसार मैं कुएं पर चला गया था। वहां मुझे बुलू की पत्नी भी मिली, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे सिर पर मटका दे मारा और वहां से भाग गई। हरप्रसाद निवास की बात सुनकर मन ही मन खिलखिला गया। कितना मूर्ख आदमी है यह, इसे अपनी काम वासना के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। इसे और भी चढ़ा देता हूं, कल पक्का है कि पिटकर आएगा। हरप्रसाद बोला, अरे काका, आप समझे नहीं, वह तो प्यार से मटका मारी होगी, लेकिन आप कमजोर हो गए हो, इसलिए आपको तेज लगा होगा। प्रेम प्यार में यह सब चलता है, आप उसे बुरा मानकर अपने प्यार की कुर्बानी मत देना। निवास बोला, तुम ठीक कहते हो बेटा, आज तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कल अपने प्यार को जरूर अंजाम दे दूंगा। वैसे बेटा, ये बताओ, क्या प्यार में सचमुच मारपीट भी चलती है? हरप्रसाद बोला, निवास काका, अरे तुम लोग पहले जमाने के हो, तुम्हारी शादी भी अंधेरे में हुई होगी, तो तुम क्या जानो प्रेम मोहब्बत का हाल। प्यार में राजा कुर्बान हो गए, प्यार में अकबर कुर्बान हो गए। तुम ठहरे मामूली सरपंच, तुम इसे नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरी बात पर चलोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि बुलू की पत्नी तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। हरप्रसाद की बात सुनकर निवास बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से 2 रुपए का नोट निकालकर हरप्रसाद को थमा दिया। हरप्रसाद बोला, अरे काका, ये क्यों दे रहे हो? मुझे इसकी क्या जरूरत है? निवास बोला, अरे बेटा, इसे अपने पास रख लो, तुम इससे मिठाई खा लेना। तुम ही तो हो जो पूरे गांव में मुझे समर्थन करते हो। चलो बेटा, मैं अब चलता हूं, तुम भी थके होगे, जाओ आराम करो। हरप्रसाद मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़ा और अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर हरप्रसाद की माँ उसके इंतजार में बैठी थी। जब हरप्रसाद घर पहुंचा तो माँ बोली, अरे बेटा हरप्रसाद, आज बड़ी देर से घर आए, क्या बात हो गई थी बेटा जो इतनी देर हो गई? हरप्रसाद बोला, अरे माँ, मुझे देर कहाँ हुई, मैं तो अपने सही समय पर हूँ। हाँ, थोड़ा रास्ते में क्या हुआ कि एक मदमस्त सांड मिल गया था जो पूरे गांव वालों को परेशान करके रखा है। मैं उसी को नाथने के प्रयास में था, इसी कारण देर हो गई। माँ बोली, अरे बेटा, तू ये उल्टा काम क्यों करता है? सांड अगर मदमस्त रहता तो तुम्हें मार देता। तुम ऐसा खतरे वाला काम क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम ही मेरा एक सहारा हो, तुम्हारे भरोसे ही मैं जीवित हूँ। हरप्रसाद बोला, अरे माँ, तू समझी नहीं, मैं सचमुच में सांड नहीं नाथ रहा था, मैं गांव के सरपंच निवास को सांड बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात समझी नहीं। माँ बोली, अच्छा तो ऐसा कहो ना। वैसे बेटा, तुम ठीक कहते हो, उस कर्महीन ने गांव के सारे लड़कों का भविष्य चौपट कर दिया है। इस शादी के मौसम में भी किसी की शादी नहीं होने दी। पता नहीं उस दुष्ट से हमारे गांव को कब छुटकारा मिलेगा। जब तक निवास रहेगा, देख लेना बेटा, दुष्ट गांव में किसी की शादी नहीं होने देगा।
हर प्रसाद बोला, माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वह शैतान पता लगाकर अपना समय गंवाकर शादी तोड़ने बहुत दूर दूर तक चला जाता है, लेकिन मैंने भी उपाय लगा दिया है। वह बहुत जल्द विनाश के रास्ते पर चला जाएगा और उसका बेटा और बहू खुद ही उसे धक्के मारकर यहाँ से भगा देंगे। मैंने उसे नाथने का उपाय कर दिया है। उधर निवास अपने दरवाजे पर बैठा था। उसके यहाँ 2-3 लोग और बैठे थे। वह गांव का सरपंच था, इसलिए गांव के लोग शाम के समय उसके दरवाजे पर जरूर बैठते थे। वे लोग कोई अनजान नहीं थे। वे सब जानते थे कि निवास कैसा आदमी है, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई है कि यहाँ अच्छे लोगों की कद्र नहीं है, लेकिन बुरे लोगों के लिए पूरा समाज मालाली खड़ा रहता है। निवास के दरवाजे पर उसके दोनों चमचे मचकन और लटकन तेजी से आए। निवास जब दोनों को देखा तो बहुत खुश हुआ। निवास बोला, आओ मेरे दोनों शेर, कहो क्या खबर लेकर आए हो। मचकन बोला, अरे मालिक, आपका दिमाग तो ठीक है। यहाँ पहले से लोग बैठे हैं और आप खबर पूछ रहे हैं। पहले इन लोगों को यहाँ से हटाओ, इसके बाद मैं कुछ बताता हूँ। निवास बोला, अरे मचकन, तुम भी मेरे साथ रहते रहते बहुत समझदार हो गए हो। मैं अभी इन लोगों को भगाता हूँ। निवास बोला, भाइयों अब आप सब अपने घर चले जाओ। मुझे कुछ ज़रूरी काम से पड़ोस के गांव जाना है, इसलिए आप सब अपने घर जाइए। गांव का एक आदमी सियाराम था। वह निवास से बोला, भाई निवास, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। हम लोग चाय के इंतज़ार में बैठे हैं और तुम हमें भगा रहे हो। पहले चाय पिला दो, इसके बाद हमें यहाँ से भगाना। निवास बोला, अच्छा तो तुम चाय पीने के लिए बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। वैसे जब तुम चाय पीते हो तो तुम्हारे घर पर भी चाय बनती होगी। सियाराम बोला, हाँ निवास भाई, हमारे घर रोज सुबह चाय बनती है, लेकिन शाम के समय हमारे घर चाय नहीं बनती। निवास बोला, भाई सियाराम, तुम्हारी याददाश्त अगर सही होगी तो तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हारे घर सुबह के समय 6 महीने से रोज जाता हूँ, लेकिन तुमने तो कभी चाय नहीं पिलाई। फिर किस मुंह से चाय मांग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई इस तरह मुंह खोलकर चाय पीने को मांगता है? सियाराम बोला, निवास भाई, मुझे कुछ नहीं पता। तुम सीधे सीधे बताओ कि मुझे चाय पिलाओगे या नहीं। निवास बोला, तुम्हें चाय और वह भी मैं पिलाऊं? तुम जाकर मंडल के पोखरे में एक बार अपना चेहरा देख के आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा चेहरा चाय पीने लायक है या नहीं। सियाराम बोला, निवास भाई, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हारी औकात है मेरे सामने खड़े रहने की? बड़ा आया चेहरा दिखाने वाला। तुम रोज सुबह मेरे दरवाजे पर जाकर लौटे का लौटा पानी पीते हो। मैंने कभी ऐसी बात की है? अगर हिसाब किताब करने बैठ गए तो तुम मेरे सामने बौने हो जाओगे, धूर्त बदमाश कहीं के। निवास बोला, साले सियाराम, तू लातों का भूत है, तुझे किसी की बात असर नहीं करेगी। निवास अचानक सियाराम के ऊपर उछल कर मारने लगा, लेकिन सियाराम निवास से तगड़ा था। उसने तुरंत निवास को उठाया और जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। निवास चीख कर चिल्ला उठा। उसके चमचे जब देखने लगे कि हमारे उस्ताद पिट रहे हैं तो दोनों चमचों ने मोर्चा संभाला और सियाराम के ऊपर हमला कर दिया। मारपीट का कार्यक्रम कई मिनट तक चलता रहा। उधर निवास की बहू घर के अंदर से सब सुन रही थी। वह जानती थी कि सियाराम बिना चाय पिए नहीं जाएगा, उसे चाय लेकर देनी ही पड़ेगी। वह चाय लेकर बाहर आई। निवास की बहू बोली, सभी लोग ठहर जाओ, तुम सब एकदम बनमानुष हो। तुम्हें थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है? एक कप चाय के लिए कोई किसी से मारपीट करता है? तुम सब एक नंबर के पागल हो। सियाराम काका, ये लीजिए चाय पी लीजिए। आज के बाद कभी भी मेरे दरवाजे पर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सियाराम को तो चाय से मतलब था। इतनी मारपीट होने के बावजूद भी सियाराम वहां बैठकर चाय पीने लगा। निवास और उसके दोनों चमचे सियाराम को आंख दिखाकर घूर रहे थे। सियाराम चाव से चाय पी रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिल्कुल बेशर्मी से चाय की चुस्की ले लेकर पी रहा था। चाय पीने के बाद सियाराम वहां से जाने लगा। जाते जाते वह बोल गया, साला, इस धरती पर कोई नहीं है जो मुझे चाय पीने से रोक दे। यह शैतान 2 कौड़ी का निवास मुझे चाय पीने से रोक देगा तो गांव में धुआं धुआं मच जाएगा। निवास के चमच्चों का खून खौल उठा। मचकन बोला, मालिक, आप एक बार आदेश दो, हम दोनों इस साले को इसकी औकात 2 मिनट में दिखा देंगे। निवास बोला, अरे छोड़ो इस कीड़े मकोड़े को, इसकी यही आदत है। इसे कितना भी मारपीट दो, ये शैतान नहीं सुधरने वाला।
इसकी हालत भूखे मंगे जैसी है। छोड़ो इस दुष्ट को। तुम दोनों ये बताओ कि कल के लिए क्या खबर लेकर आए हो। लटकन बोला, मालिक, एक बहुत शानदार खबर है। कल हमारे गांव में 2 लोगों के घर लड़का देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं। निवास बोला, अरे शैतान लटकन, ये बात तो मुझे पहले से पता है। तुम ये बताओ कि किस किस के घर मेहमान आ रहे हैं, ताकि हम लोग उनके मुताबिक अपनी योजना बनाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो या बिल्कुल मूर्ख हो? लटकन बोला, अरे मालिक, मेरी पूरी बात तो सुनो। दरअसल हमारे गांव के 2 लोग, एक का नाम भूपेश है और दूसरे का नाम फुलेश है, मेहमान इन्हीं दोनों को देखने आ रहे हैं। निवास बोला, बस मुझे इतना ही जानना था। अब मैं जैसा समझाता हूँ, तुम दोनों योजना अनुसार बिल्कुल वैसा ही कल गांव के बाहर करोगे। निवास ने दोनों के कान में कुछ योजना समझाई। वे दोनों जब योजना समझ गए तो वहां से उठकर चले गए। तभी निवास को याद आया कि कल उसे 2 बड़े काम करने हैं। सुबह गोलूबों से अपने प्यार का इजहार भी करना है और दोपहर के समय तिलक देखने वालों को भी संभालना है। मैं अभी भोजन करके सो जाता हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ सकूंगा। निवास ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बहू बोली, अरे अभी तो आपका समय नहीं हुआ है। हर रोज तो आप देर से भोजन करते हैं, लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि इतनी जल्दी भोजन चाहिए? निवास बोला, अरे बहू, तुम नहीं समझोगी। मुझे सुबह कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से भोजन करके अपने बिस्तर पर सो जाऊं, ताकि सुबह मुझे उठने में देर ना हो। बहू बोली, जैसी आपकी मर्जी। आप हाथ मुंह धोकर बाहर बरामदे में बैठिए, मैं तुरंत भोजन लेकर आती हूँ। निवास की बहू रसोई घर से स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आई और निवास को बड़े प्रेम से भोजन की थाली परोस दी। दिन भर दौड़ने के कारण निवास बहुत भूखा था। वह चाप से भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वह अपने बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में सो गया। धीरे धीरे रात गुजरी और सुबह का समय आया। किसान हर प्रसाद अपने बिस्तर से उठकर अपनी माँ से बोला, माँ, आज हमारे खेत में फसल लगाने के लिए पड़ोस के गांव से मजदूर आने वाले हैं। उनके लिए भोजन बना देना। मैं अभी खेत पर जा रहा हूँ। मैं भी उन मजदूरों के साथ ही दोपहर में भोजन करूँगा। अभी मुझे जल्दी खेत पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मजदूर हैं वे हमारे गांव के तो है नहीं, दूसरे गांव से आने वाले हैं। उन्होंने हमारा खेत नहीं देखा है, तो उन्हें जल्दी से खेत दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं अब चलता हूँ। माँ बोली, बेटा, बात तो तू सही बोल रहा है। तुझे जल्दी खेत पर जाना होगा, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैं अकेले भोजन कैसे बनाऊंगी? एक तुम्हारे लिए भोजन बनाना होता तो मैं बड़े आराम से बना देती, लेकिन कई लोगों का भोजन मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? बेटा, मैं अब कोई जवान नहीं हूँ। मेरी उम्र दिन प्रतिदिन कम हो रही है। मैं अब कुछ दिन की मेहमान हूँ। ऐसे में भी तुम मुझे अपने काम में लगा रहे हो। हर प्रसाद बोला, माँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं अगर भोजन बनाने लग जाऊंगा तो उन मजदूरों को कौन संभालेगा? मैं बहुत मजबूर हूँ माँ बोली। बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, और आज से नहीं समझ रही, बल्कि जब तेरे पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए थे तभी से समझ रही हो। आज 20 साल हो गए तेरे पिता को गुजरे हुए। मैं 20 साल से तुम्हें पाल रही हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रहे। अब मेरी अवस्था पहले जैसी नहीं रही। कम से कम 5 साल का जीवन है मेरा। तुम मुझे 5 साल ही पाल दो तो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। चला जा खेत पर। मर के या जी के भोजन तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। हर प्रसाद समझ गया कि उसकी माँ आज बहुत गुस्से में है। हर प्रसाद ने माँ को समझाते हुए कहा, अरे माँ, बस आज की तो बात है। कल से वैसे भी मजदूर नहीं रहेंगे, बस तू आज संभाल ले। माँ बोली, बेटा, आज नहीं, मैं तुम्हें हमेशा ही संभालूंगी, लेकिन अब आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाने वाली। तुम जल्द से जल्द अपनी शादी के बारे में सोचो। मुझे अब इस घर में बहू चाहिए। तुम मेरे दुख को नहीं समझ सकते। मर जाती हो तो भी ऐसे ही है। उन्हें एक औरत का दुख नहीं दिखता, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री का दुख उसके चेहरे से जान लेती है। जब इस घर में मेरी बहू आएगी तो वह जरूर मुझे समझ जाएगी। तुम अब अपने खेत जाओ, मजदूर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हर प्रसाद बोला, माँ, तू जैसा कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि अपनी शादी इसी मौसम में कर लो। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ।
हर प्रसाद अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। वह चलते चलते अपने गांव के बीचों बीच पहुंचा, तभी उसे निवास मिल गया। हर प्रसाद ने जब निवास को देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। निवास बोला, अरे हर प्रसाद, काहे हंस रहा है? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या जो दांत फाड़ के हंस रहा है? एकदम मूर्ख हो शैतान तुम, जब देखो हंसता रहता है। हर प्रसाद बोला, अरे निवास काका, काहे इतना नाराज हो रहे हो? मैं तो अपनी बात से हंस रहा हूं, मुझे तुमसे क्या लेना देना? वैसे आज तो तुम खुश होगे। निवास बोला, अरे बेटा हर प्रसाद, मैं भला आज ही खुश क्यों रहूं? मैं तो हमेशा खुश रहता हूं। वो अलग बात है कि आज मुझे दो दो खुशी एक साथ मिलने वाली है। खैर, तुम जाओ अपना काम करो, आज मुझे किसी से बहस नहीं करनी है। हर प्रसाद बोला, अरे हाँ काका, मैं कहाँ रुकने वाला हूँ? वैसे भी मुझे समय ही कहाँ है कि मैं लोगों से बातें करता फिरूं। हर प्रसाद वहां से तेजी से अपने खेत की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह अपने खेत के पास पहुंच गया। हर प्रसाद के पहुंचने से पहले ही उसके मजदूर आ चुके थे। मजदूरों को देखकर हर प्रसाद बहुत खुश हुआ। वह मजदूरों को साथ लेकर अपने खेत में फसल की बुवाई शुरू कर दी। इधर गांव में सरपंच निवास कुएं के पास जाकर बैठ गया। वह बुलू की पत्नी के इंतजार में इस कदर बेताब था कि उसे हर जगह बुलू की पत्नी ही दिखाई दे रही थी। कुछ समय बीतने के बाद बुलू की पत्नी अपनी आदत अनुसार कुएं पर पानी भरने आई। निवास ने जब उसे देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके अंदर ऐसी खुशी हुई जैसे उसे लड्डू मिल गया हो। निवास उसे देखते ही बोला, अरे आओ आओ जाने मन, आज तो मैं बड़ी बेसब्री से तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। जब बुलू की पत्नी ने निवास को देखा तो वह अपने मन में सोचने लगी कि गजब का बेशर्म आदमी है यह। लगता है हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिन प्रतिदिन मेरे प्रति इसका मन बढ़ता जाएगा। ऐसे तो इस गांव में किसी भी औरत को रहना मुश्किल हो जाएगा। निवास बोला, अरे जाने मन, क्या सोच रही हो? बड़े ख्याल में मग्न हो। तुम भी मेरे लिए बेताब थी क्या? बुलू को बोली, अरे हाँ, मैं तो कब से बेताब थी कि सरपंच साहब मुझसे मिले, मैं उन्हें अपने दिल का हाल बता सकूं। निवास बोला, अरे हाँ जाने मन, अब तो मैं मिल गया। तुम्हारे और मेरे इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है। अब तुम बेझिझक बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। बुलूपो ने अपनी चाल चली और बोली, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको तन मन धन से चाहती हूँ। आप मेरी आंखों के तारे हो। मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पण करना चाहती हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। निवास बोला, अरे जाने मन, कैसी बात करती हो? भला मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो पहले ही तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ। अब तुम बताओ कि हम दोनों का मिलन कब होगा? बुलूपो बोला, मिलन तो आज होगा, लेकिन आप चाहेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। निवास बोला, अरे मेरी प्यारी, मैं तो अभी चाहता हूँ कि हम दोनों का तुरंत मिलन हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा ना। हम कोई जानवर तो है नहीं कि कहीं भी मिलन कर लेंगे। मिलन के लिए गुप्त स्थान चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बुलूपो बोली, अरे बूढ़े, तुम कितने भोले हो। मिलन के लिए स्थान क्या ढूंढना, मेरा घर ही सबसे अच्छी जगह है। आज रात में आप मेरे घर आ जाना। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं। घर में अकेली सास है। जब वह रात में सो जाएगी तो हम दोनों पूरी रात मौज करेंगे। निवास खुश होते हुए बोला, वाह मेरी ख्वाबों की मालकिन, तुमने तो गजब का दिमाग लगाया है। ऐसे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बुलूपो बोली, अब मैं घर जा रही हूँ, आप समय से रात में आ जाना। निवास बोला, बिल्कुल जाने मन, मैं समय से पहले ही आ जाऊंगा। बुलू की पत्नी अपने घर चली गई। निवास अब अपने चमचों से मिलने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसके दोनों चमचे मिल गए। निवास बोला, तो भाई मचकन और लटकन, आज की योजना अनुसार हम जल्दी से गांव के बाहर चलते हैं। मुझे लगता है कि हमारे गांव में मेहमान आ गए होंगे। हम बिना देरी किए उनके इंतजार में लग जाए। मचकन बोला, मालिक, आपने सही कहा। मैंने अभी देखा कि दो झुंड बनाकर बारी बारी से लोग आए हैं। हो ना हो वे मेहमान ही थे। चलिए हम लोग तुरंत गांव के बाहर चलते हैं। निवास अपने दोनों चमचों को लेकर गांव के बाहर चला आया। वे तीनों एक पेड़ के नीचे आराम से बैठकर विश्राम करने लगे।
धीरे धीरे कुछ समय गुजरा। तभी मचकन बोला, मालिक अब सावधान हो जाइए, हमारे गांव की तरफ से मेहमानों की एक टुकड़ी आ रही है, यहाँ आते ही उन्हें अपनी बातों में उलझा लेना है। निवास बोला, बिल्कुल उलझा लेना है, ये मेहमान बचकर नहीं जाने चाहिए। तिलक देखने वाले जैसे ही नजदीक आए, निवास बोला, अरे ओ राहगीर भाई लोग, जरा मेरे पास आना, मुझे आप लोगों से कुछ काम है। तिलक देखने वाले निवास के पास चले गए और उसके साथ पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। निवास बोला, तो बताइए राहगीर भाई साहब, आप सभी को हमारा गांव कैसा लगा? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। वैसे आप लोग किसके यहाँ से आ रहे हैं? मेहमान बोले, आप इस गांव के सरपंच हैं? अच्छा हुआ जो आप लोग हमें मिल गए, हम तो आपकी तलाश में ही थे। निवास बोला, बताइए मुझसे क्या पूछना था? मैं आप लोगों की सेवा में ही रोज यहाँ आकर बैठता हूँ। मेहमान बोले, सरपंच साहब, हम तिलक देखने वाले हैं। हम गांव में भूपेश नाम के लड़के को अपनी बेटी के लिए देखने आए थे। तो बताइए कैसा परिवार है उनका? निवास ने अपना सिर पकड़कर मेहमानों के सामने ऐसे बैठा जैसे उसे कोई आफत पड़ गई हो। मेहमान बोले, अरे सरपंच साहब, क्या हुआ? आप इस तरह सिर पकड़कर क्यों बैठ गए हैं? सरपंच बोला, भैया मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूं, आपको मेरा साथी बताएगा, मुझे आप लोग चुप ही रहने दीजिए। मचकन बोला, अरे भैया अब आप लोगों से क्या छुपाना? आप लोग जिस भूपेश का नाम ले रहे हैं, ये उसकी तीसरी शादी है। इससे पहले वह दो शादी कर चुका है। हाँ, वो अलग बात है कि वह दोनों बार लड़कियों को भगाकर लाया था। वैसे दिल का अच्छा आदमी है। मेहमान बोले, अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? जो इंसान दो लड़कियों को भगाकर लाया है वह अच्छा इंसान कैसे हुआ? मचकन बोला, ये बात मैं नहीं बता सकता, ये बात सरपंच साहब बताएंगे। निवास सरपंच बोले, अरे भैया कैसे अच्छा इंसान नहीं हुआ? वह जब भी जुआ खेलता है तो ईमानदारी से खेलता है। अगर पैसा हार भी जाता है तो वह किसी से बहस नहीं करता। जितना पैसा हारा होता है वह बड़े प्रेम से देकर चला जाता है। मेहमान बोले, भाई साहब आप तीनों के हम आजीवन आभारी रहेंगे। ये भूपेश के परिवार वाले कितने बुरे लोग हैं कि यह सारी बातें हमसे छुपा ली। निवास बोला, अरे भैया अभी बिगड़ा ही कहाँ है, आप लोग सही समय पर आए हैं। अब आप लोग अपना निर्णय लीजिए और अपने घर चले जाइए। सरपंच और उसके चमचों की बात सुनकर तिलक देखने वाले वहां से तेजी से भाग खड़े हुए। जब तिलक देखने वाले चले गए तो मचकन बोला, मालिक आप तो गजब के आदमी हैं, क्या बढ़िया तरीका था आपका, आपने बिल्कुल सही योजना बनाई थी। निवास बोला, देखो मचकन, आज मुझे एक शादी काटकर बहुत शांति महसूस हो रही है। तुम अपनी नज़र गांव की तरफ रखो, दूसरे वाले मेहमान अब कुछ ही देरी में आएंगे। मचकन बोला, मालिक आप चिंता मत कीजिए, हम चील की आंख लगाकर बैठे हैं, ऐसे कैसे कोई बचकर निकल जाएगा? हलवा थोड़ी है कि कोई हमारी नज़र से बच जाए। निवास सरपंच बोला, अरे शैतान मचकन, थोड़ा शांत रहा कर, इंसान को कम उड़ना चाहिए। धीरे धीरे कुछ घंटे गुजरे लेकिन दूसरे वाले मेहमानों का कुछ पता नहीं चला। लटकन बोला, मालिक मुझे लगता है कि वे मेहमान आज रुक तो नहीं गए, इसलिए अब तक नहीं आए, वरना मेहमान तो जल्दी ही चले जाते हैं। निवास बोला, अरे तुम लोग घबराओ मत, हमें बस इंतजार करना है, वे शैतान बचकर कहाँ जाएंगे। तभी मचकन बोला, मालिक कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हमारा दूसरा शिकार तेजी से चला आ रहा है। निवास बोला, भग शैतान, क्या बोल रहा है, साफ साफ बताओ ना दुष्ट। मचकन बोला, मालिक सावधान हो जाइए, गांव से मेहमानों की दूसरी टुकड़ी हमारी तरफ आ रही है। निवास बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, आने दो शैतानों को। थोड़ी देर में तिलक देखने वाले वहां पहुंच गए। निवास सरपंच बोला, अरे ओ भाई साहब, आप लोग थोड़ा यहां आएंगे, आप लोगों से कुछ काम है। तिलक देखने वाले खुशी से पेड़ के नीचे आ गए। तिलक देखने वाले बोले, बताइए भाई साहब क्या बात है? सरपंच बोला, भाई साहब आप राहगीर लगते हैं, आप लोग मुझे पहचान नहीं रहे। दरअसल मैं इस गांव का सरपंच हूँ, मेरा नाम निवास है। मेरा प्रयास रहता है कि मेरे गांव में आए मेहमान यहाँ से खुश होकर लौटे। वैसे आप लोग किसके यहाँ आए थे? तिलक देखने वाले बोले, भैया हम तो फुलेश को देखने आए थे, सुना है वह बहुत होनहार लड़का है, उसी से अपनी बेटी की शादी की बात चलाने आए थे। निवास बोला, तो क्या हुआ, लड़का आप लोगों को पसंद आया?
तिलक देखने वाले बोले, जी सरपंच साहब, आपके गांव का लड़का बहुत होनहार और तेज बुद्धि का है। हमने उसे देखते ही पसंद कर लिया। वैसे आप बताइए, लड़का कैसा है? सरपंच बोला, बधाई हो आप सभी को, आप लोग चलते फिरते मुसीबत अपने सिर पर उठा लिए हैं। वो फुलेश आज कई सालों से शादी की लाइन में लगा है। 2 बार तो वह बारात लेकर शादी करने भी गया है, लेकिन बेचारा बीच मंडप में ही कई बार गिर चुका है। उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, थोड़ी शराब पी लेता है, बस इतनी ही कमी है, लेकिन लड़का बहुत होनहार है। तिलक देखने वाले जब इतना सुने तो वे बिना कुछ बोले ही वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उधर किसान हर प्रसाद सरपंच और उसके चमचों का तमाशा बहुत देर से देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह बुलू के घर के पास पहुंचा, तभी बुलूबो ने उसे रोक लिया। हर प्रसाद बोला, क्या बात है बुलूबो, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। बुलूबो ने हर प्रसाद को सरपंच की सारी बातें बताई और बोली, भैया, अब आपकी ही मदद चाहिए। इस गांव में सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। उस सरपंच को सबक सिखाना है। हर प्रसाद बोला, तुम चिंता मत करो, शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मुझे एक स्थान पर छुपा देना। इसके बाद आगे क्या होगा तुम खुद देख लेना। धीरे धीरे सूरज ढला, गहरी रात शुरू हो गई। हर प्रसाद बुलू के घर चला गया और एक कोने में छुप गया। उधर सरपंच निवास काम वासना में इतना डूब गया था कि तेजी से बुलू के घर पहुंच गया। बुलूबो ने उसका स्वागत किया। बुलूबो बोली, आइए आइए सरपंच साहब, आपके इंतजार में मैं सुबह से हूँ, आज आपका हिसाब हो जाएगा। निवास बोला, अरे जानेमन, अब कैसा हिसाब, आज से सब कुछ तुम्हारा ही है। आओ मेरे ऊपर लेट जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा दूँ। बुलूबो बोली, अरे सरपंच साहब क्यों नहीं, मैं बिल्कुल वही तो चाहती हूँ कि आप मुझे जन्नत की सैर कराएं। लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। आप अपने कपड़े उतार कर पूरी तरह से नंगे हो जाइए, तब तक मैं आती हूँ। निवास बोला, अरे जानेमन, मैं बिना देरी के कपड़े उतार कर नंगा हो जाता हूँ, तुम जल्दी दरवाज़ा बंद करो। बुलूबो हर प्रसाद के पास पहुंची। हर प्रसाद बोला, बुलूबो क्या हुआ, आ गया सरपंच या अभी नहीं आया? बुलूबो बोली, हर प्रसाद भैया, वह कामी पुरुष मेरे कमरे में बिल्कुल नंगा लेटा है, अब उसकी खातिरदारी करना बाकी है। आप जल्दी चलिए और मेरे साथ मिलकर उस दुष्ट की कुटाई करिए। हर प्रसाद बोला, इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, जल्दी चलो उसे सबक सिखाते हैं। बुलूबो और हर प्रसाद दोनों अचानक से कमरे में घुस गए। निवास सिर्फ पैंट पहने हुए था। निवास ने जब हर प्रसाद को देखा तो उसके तो होश उड़ गए। वह समझ गया कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। हर प्रसाद और बुलूबो ने निवास की जमकर पिटाई की। अगले दिन पंचायत हुई। पंचायत ने हर प्रसाद को अपना सरपंच बना दिया और निवास को सजा सुनाई कि आज के बाद निवास कभी भी किसी स्त्री को परेशान करता दिखा तो उसे इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये पहली गलती है तो सजा के तौर पर उसे सिर्फ 6 महीने के लिए गांव से निकाला जाता है। हर प्रसाद सरपंच बनते ही गांव के गरीब किसानों की हड़पी हुई जमीन वापस लौटा दी। पूरा गांव हर प्रसाद का दीवाना हो गया। गांव में फिर से शादियां होने लगी और खुशहाली छा गई। कहानी की सीख यह है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय की जीत जरूर होती है। धैर्य और चतुराई से हर समस्या का समाधान मिल जाता है।